DAC 3 का पहला चैप्टर इंडियन फॉरेन पॉलिसी। पॉलिसीज मेड बाय गवर्नमेंट फॉर रेगुलेटिंग इंडियाज रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज और अदर कंट्रीज इज नोन एज इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? प्लान ऑफ एक्शन। हम एक चीज को कैसे करेंगे उसे बोला जाता है एक प्लान ऑफ एक्शन विच इज नोन एज ऑल्सो पॉलिसी। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक पॉलिसी जो कि इंडिया का रिलेशन दूसरे सारे कंट्रियों के साथ रेगुलेट करता है उसे बोला जाता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, हम पाकिस्तान के साथ कैसे अपने रिलेशन को मेंटेन करेंगे, कैसे पीस बनाए रखेंगे, फिर हम बांग्लादेश के साथ कैसे ट्रीट करेंगे, यूएसए के साथ कैसे रहेंगे, रसिया के साथ कौन सी ट्रेड करेंगे, कौन सी इन्वेस्टमेंट हम किधर करेंगे। तो वो सारी जो चीजें होती है वो सारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी में ही बनाया जाता है। और एक डेफिनेशन, पॉलिसी ऑफ इंडिया विच रेगुलेट्स इंडियाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड इज नोन एज इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया का पॉलिसी जो कि इंडिया का रिलेशन अदर कंट्रीज के साथ मेंटेन करता है, ठीक है, उसे बोला जाता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी ऑलवेज प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट ऑफ नेशन। तो जिस भी नेशन का फॉरेन पॉलिसी क्यों ना हो वो हमेशा अपनी नेशन की इंटरेस्ट के हिसाब से ही सारा काम करता है। एग्जाम्पल, हमें दूसरे कंट्रियों से क्या चाहिए, हमारे कंट्री में क्या नहीं मिलता वो हम दूसरे कंट्रियों से लाएंगे, क्योंकि हर जगह तो हर चीज़ नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर के पास जो मिलती है वो शायद मेरी मौसी हो या फिर मेरी बुआ उनके घर के पास वो नहीं मिलता हो। सारे कंट्रीज में भी ऐसा ही होता है, किस कंट्री के पास बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, किस कंट्री के पास बहुत सारे ऑयल होते हैं, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती। दैट्स वाई हमें दूसरे कंट्रियों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना पड़ता है तो हमारी कंट्री की जो नीड है फुलफिल कर सके। और एक बात है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम से जा रहे हैं, तो हम दूसरे कंट्री में कैसे अपने लोगों को एंगेज करवाएं, कैसे वो वहाँ जाके इनकम करें, उसमें हम मदद करेंगे और दूसरे कंट्रियों के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे। और जो जो दूसरे कंट्री में बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी वगैरह खोलते हैं, तो उनके साथ भी हम अच्छे रिलेशन बनाए रखेंगे, जैसे कि वो आके हमारे इंडिया में कंपनी वगैरह खोले और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। तो ये जो हमारे नेशन का इंटरेस्ट है वो हम प्रमोट करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में कि वॉर टाइम पे हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम बहुत ही मजबूत हैं, हमें पता है, लेकिन अगर बहुत सारे कंट्री एक साथ आ गए तो हमें भी कोई मदद करने के लिए होना चाहिए। दैट्स वाई हम यूएसए के साथ, रसिया के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखते हैं। वाई फॉरेन पॉलिसीज आर इम्पोर्टेंट, क्यों हमें फॉरेन पॉलिसी बनाना पड़ता है? मैंने अभी बोला ना कि हम अपनी जितनी भी सारी नीड है हम वो खुद फुलफिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहे तो अपने घर में रह सकते हैं, हम क्यों नेबर्स के साथ, दूसरे सारे लोगों के साथ जान पहचान होते, क्योंकि अगर कल सुबह हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हम अगर प्रॉब्लम में फंस जाए तो हमें कोई बचाए आकर, ठीक है। हमें कोई टीचर की ज़रूरत होती है, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम सबके साथ झगड़ा करेंगे, किसके साथ अच्छे से नहीं रहेंगे, क्या वो हमें मदद करेंगे? नहीं करेंगे। दैट्स वाई हमें सबके साथ अच्छी रिलेशन बनाए रखनी पड़ती है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो हमारी मदद करे और हम उनकी मदद करें। A country cannot fulfill its own need by itself. Therefore, it try to maintain good relation with other countries so that needs will be fulfilled. तो एक कंट्री क्या करती है कि अपनी नीड को खुद फुलफिल नहीं कर सकती। दैट्स वाई वो सभी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखते हैं। Nowadays, every country's economy is interlinked. For economic development, countries are maintaining good relation with each other. तो अब क्या हो गया कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, हर एक की इकोनॉमी दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि हमने कोरोना टाइम में देखा, जब लॉकडाउन हो गई तो कैसे सबकी इकोनॉमी नीचे आ गई, हर कोई बहुत साल पीछे चला गया। क्यों? हम तो अपनी कंट्री में रहते हैं तो हम क्यों पीछे चले गए? क्योंकि अब जो ग्लोबलाइजेशन हो गया, हमारा कंट्री का लोग उधर जाके एम्प्लॉयमेंट लेता है तो दूसरा कोई कंट्री के लोग आकर इधर जॉब करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो गया कि जब कंट्री सारी बंद हो गई, सब अपने अपने घर आ गए, सारा काम भी बंद हो गया। दैट्स वाई सब कंट्री पीछे चले गए, इनकम वगैरह नहीं हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी गवर्नमेंट को। Countries are maintaining good relation with each other for security, safety and support in wartime. So that's why foreign policy plays a vital role. इसीलिए अच्छा रिलेशन बनाए रखना पड़ता है ताकि हमें जब जरूरत पड़े तो कोई मदद कर दे, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, उसका मतलब फैक्टर विच डिटरमिन फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया। ऐसे फैक्टर जो कि फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करता है। मीन्स ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम सामने रख के फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। नंबर 1, कंट्रीज लोकेशन, हमारी लोकेशन क्या है उसको भी हम सामने रखकर फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। हमारी हिस्ट्री क्या रही है, कल्चर क्या है, इकोनॉमिक पोजीशन कैसा है, सिक्योरिटी कैसा है, इंटरनेशनल सिचुएशन कैसी है, पर्सनालिटी ऑफ लीडर कैसी है, मिलिट्री कैसा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। नंबर 1 डिटर्मिनेंट इज
India's location. India is a vast country. India's border meet with seas, mountains, and some countries also, such as Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Bhutan, Nepal, Myanmar, China, and two island nations, Maldives and Sri Lanka. India is situated at an important position of Indian Ocean. Major part of the world trade passes through it. India is rich in minerals. All these things affect India. Therefore, location plays an important role while making foreign policy. इंडिया जब फॉरेन पॉलिसी बनाता है तो उस समय उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडियन ओशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर इंडिया है और इंडिया की साइज भी बहुत बड़ी है। और उसके पास पास कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है। तो ऐसे जो कंट्री सारे लगे हुए हैं, तो उनके साथ हम कैसे अपने रिलेशन को मेंटेन करते हैं? कौन हमारी फ्रेंडली नेबर है और कौन हमें इतना पसंद नहीं करता, हमेशा झगड़ा करता है। तो हम उनके साथ कैसे अपने रिश्ते को बनाए रखें, कैसे हम अपने देश की जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करें, हम हमारे लोगों को कैसे सेफ रखें, क्योंकि हमें पता है रोड से, एरोप्लेन में से इतनी भी सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती। ज़्यादातर जितनी भी इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट होती है वर्ल्ड में, सारा का सारा ओशियन में ही होता है। इंडियन ओशियन में बहुत सारे शिप्स हैं, इधर से वो गुजरते हैं। तो इंडिया सारे कंट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। दैट्स वाई बहुत सारे कंट्री चाहते हैं कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखें। ठीक है, रसिया भी हमारा फ्रेंड इसलिए बना क्योंकि इंडियन ओशियन में इंडिया एक बहुत ही अच्छी जगह पर है और इंडिया बहुत ही क्रूशियल टाइम पर रसिया की मदद करी थी इंडिया ने। नेक्स्ट इज हिस्ट्री, मीन्स इतिहास कैसे फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करती है। पास्ट रिलेशंस एंड इवेंट विद अ कंट्री अफेक्ट इट्स करंट रिलेशंस विद इंडिया। पहले किस कंट्री के साथ हमारी रिलेशन कैसी थी, किस कंट्री ने हमारा साथ अच्छे से निभाया, किसने हमें बीच में धोखा दे दिया, ये सारी चीज़ डिटरमिन करती है कि हम अब उसके साथ कैसे रहेंगे। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में अगर कोई दोस्त आपका बहुत अच्छा है, उसने आपको हमेशा हेल्प किया है और आपने भी उसका हेल्प किया है, तो आप क्या करते हैं कि आप पहचानते कि हाँ ये मेरा अच्छा दोस्त है और मैं इसके साथ अच्छे से रहूंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा दोस्त है जो कि आपको हमेशा झूठ बोलता है, आपके बारे में जाकर बाहर उल्टा सीधा बोलता है और आपका वो इतना अच्छा दोस्त नहीं है, आपसे जलता है, तो आप उससे दूर रहेंगे। लाइकवाइज पास्ट में किस कंट्री के साथ कैसा क्या हुआ था हमारा रिलेशन, उसी को ही सामने रखकर इंडिया फॉरेन पॉलिसी बनाता है। Like human beings learn from their past deeds, country also learn from their past events and experience। जैसे हम इंसान अपने अतीत में हमने क्या करा था, कौन सी अच्छी चीज़ करी थी, कौन सी बुरी चीज़ करी थी, हम उस सब से सीखते हैं। लाइकवाइज कंट्री भी पिछले सारे कामों से सीखते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स केम इनटू इंडिया फॉर बिजनेस और ट्रेड, but their intention was different. They wanted to acquire the whole country. Later, after independence, during globalization, India made strict rule for foreign traders. ब्रिटिशर्स क्यों आए थे इधर? ईस्ट इंडिया कंपनी खोल के वो अपना ट्रेड करने आए थे, बिजनेस करने आए थे। लेकिन उनका इंटेंशन क्या था? पूरे कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाना एंड यहाँ की जितनी भी सारी रिसोर्सेज हैं वो सब अपनी कंट्री ले जाना। इंडिया ने बहुत कुछ सीखा। जब इंडिपेंडेंस के बाद ग्लोबलाइजेशन का टाइम आया, जब सबकी इकोनॉमी जुड़ने लगी, इंडिया ने भी ग्लोबलाइजेशन को 1991 में अपनाया। ठीक है, तो उसी टाइम पर इंडिया ने इतने सारे रूल्स बनाए रखे हैं कि अगर भी कोई दूसरा कंट्री चाहे इधर आके कॉलोनी बनाने को तो वो नहीं बना सकता। ठीक है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन अभी हैं, जो आएगा सिर्फ वो बिजनेस ही करेगा। और एक एग्जाम्पल है रसिया एंड इंडिया आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आर सपोर्टिंग ईच अदर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड नाउ ऑल्सो दे आर मेंटेनिंग दैट क्लोज रिलेशनशिप। तो पहले क्योंकि रशिया ने हमारी बहुत मदद करी है, इंडिया ने रशिया की बहुत मदद करी है, दैट्स वाई वही सारी फ्रेंडशिप को वो आज भी मेंटेन करते हैं, जिससे कि इंडिया एंड रशिया हमेशा अच्छे फ्रेंड्स रहे। ठीक है, कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियाज कल्चर ऑफ टुगेदरनेस, फ्रैटर्निटी, नॉन वायलेंस, वसुधैव कुटुंबकम, व्हिच मीन्स whole world is my family. All these things reflect on Indian foreign policy. जब हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, आपने कई बार नोटिस करी होगी कि टुगेदरनेस मीन्स हम सब कैसे एक साथ रहें, मिलजुल के सारे देश रहें। देन फ्रैटर्निटी मीन्स भाईचारा, भाई भाई की तरह रहना। नेक्स्ट इज नॉन वायलेंस क्या होती है? अहिंसा, हम हिंसा का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अहिंसा के मार्ग से सारे काम करेंगे। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, विच मीन्स अगर हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन का यूज करेगा तो ही हम करेंगे, हम पहले यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज G20 कैसे? G20 का थीम ही था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। में एक प्लैनेट में हम रहते हैं तो हम एक परिवार हुए और हम सबका फ्यूचर भी एक ही है। ठीक है, इकोनॉमिक पोजीशन, इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन कैसे उसकी फॉरेन पॉलिसी डिटरमिन करती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज गोइंग थ्रू सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड वॉज डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज फॉर फूड। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करे। कई जगह ऐसी भी थी जिधर लोगों को खाना भी नहीं मिलता था, तो इसके लिए इंडिया दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड करता था। तो एट दैट टाइम फॉरेन पॉलिसीज वे आर फोकसिंग ऑन इम्पोर्ट ऑफ
गुड्स लार्जली। तो उसी टाइम पे फॉरेन पॉलिसी इसे बना करता था ताकि हम फोकस कर सके कौन सी कंट्री हमें गुड्स दे सकती है, चीज़ें दे सकती है। बट आफ्टर 1980s इंडिया स्टार्टेड ग्रोइंग एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू एक्सेस प्रोडक्शन। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया की प्रोडक्शन बढ़ने लगी, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और उसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी। जिस इंडिया के पास पहले खाना नहीं था, अब उसके पास से खाना बच रहा था जो कि इंडिया बाहर को एक्सपोर्ट भी कर रहा था। ठीक है, इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग गुड्स, इंडिया बोरो ऑयल फ्रॉम दुबई, नाउ इंडिया मेजरली फोकसिंग ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि चीज़ें ठीक होने लगी और फिर अब हम क्या करते हैं कि हम दुबई से तेल मंगाते हैं। ठीक है, तो हमें दुबई के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। नाउ इंडिया मेजरली फोकसिंग ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि अगर फॉरेन के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आएंगे इधर, कंपनी वगैरह खोलेंगे तो हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, इंडिया की भी डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक पोजीशन में ग्रोथ आएगी। दैट्स वाई विच विल improve इकोनॉमिक कंडीशन एंड विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट। दैट्स वाई कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जापान, साउथ कोरिया आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। ठीक है, इसीलिए यूएसए के जितनी भी बड़े बड़े सारी कंट्रीज है उनके साथ इंडिया अच्छे रिलेशन बनाए रखता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। For security and support during wartime, India need to make friendship with powerful countries. अगर किसी समय युद्ध हो गया, जो कि हमारे पास पाकिस्तान और चाइना बैठे ही है युद्ध करने के लिए, तो अगर किसी टाइम पे हमें किसी की ज़रूरत पड़ी तो बुरे वक्त में साथ देने के लिए हमें फ्रेंड्स भी तो चाहिए। दैट्स वाई इंडिया क्या करता है कि रसिया के साथ, अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, ऐसे बहुत सारे अच्छी अच्छी कंट्री है जिसके साथ इंडिया फ्रेंडशिप बनाए रखता है। मिलिट्री एक्सरसाइज विद अदर कंट्रीज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मिलिट्री एक्सरसाइज इसीलिए करा जाता है जिससे कि दो कंट्री के मिलिट्री एक साथ आएंगे और बहुत बहुत सारी न्यू जो टेक्नोलॉजी है, जो स्किल है, वो एक दूसरे में वो बांटेंगे, शेयर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि कोई भी किसी सिचुएशन आई तो वो कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, डिटरमिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। IFP मीन्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंटरनेशनल सिचुएशन, अब अंतर्जातीय स्थिति कैसी है। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, पैंडेमिक लाइक कोरोना, वॉर लाइक कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 and 2 अफेक्ट ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो अगर दो नेशन में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रही है तो वो सारी दुनिया को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल रसिया एंड यूक्रेन ही देख लीजिए, और अभी का इसराइल एंड पैलेस्टीन वाला जो युद्ध हो रहा है, इसराइल एंड गाजा के बीच में जो चल रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो केवल दो कंट्री में ही सीमित नहीं रह जाती, सारी की सारी कंट्री को अफेक्ट करती है। तो उधर चल रहा है वो युद्ध हमें क्यों अफेक्ट कर रही है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, सारे के सारे कंट्री दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। दैट्स वाई अगर एक कंट्री में कुछ हो जाता है तो वो सारे के सारे कंट्री अफेक्ट करता है। तो इसीलिए इंटरनेशनल सिचुएशन भी फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करता है कि कैसी इंटरनेशनल सिचुएशन है, उसको नज़र में रख के इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है। पर्सनालिटी ऑफ लीडर, जो कंट्री के हेड हैं वो कैसे हैं, वो शांत स्वभाव के हैं, उनके बिहेवियर कैसी है, वो कैसे सोचते हैं, सारा का सारा चीज़ भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलता है। For example, during Prime Ministership of Dr. Jawaharlal Nehru, Indian foreign policy was like very calm. It follows principle like no competition in armed forces. But during the time of Srimati Indira Gandhi's Prime Ministership, India went against Non-Proliferation Treaty, अनटेस्टेड न्यूक्लियर वेपन विच वॉज अप्रिसिएटेड बाय मेनी सिटीजन। तो मैं आपको समझाती हूँ हिंदी में कि इसका मतलब क्या है। जब डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तो वो बहुत ही काम स्वभाव के थे, बहुत ही शांत थे। तो वो क्या करते थे कि वो चाहते थे कि जो कंट्री है सारे एक साथ अच्छे से रहे, मिलिट्री के बीच में जैसे कंपटीशन ना हो। एग्जाम्पल, अगर दो कंट्री एक दूसरे के एनिमी है तो अगर एक कंट्री उसमें से एक अच्छा वेपन ले आया तो दूसरा कंट्री क्या करता था कि उससे बड़ा वाला वेपन ले आता था। तो इससे क्या चलती थी कि एक दूसरे में कंपटीशन चलती थी, जितना भी सारा पैसा था देश का वो सब डिफेंस में ही चला जा रहा था। दैट्स वाई जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें लोगों की भलाई के लिए सोचना चाहिए, एक दूसरे में लड़के क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी झलक उठी। ऑन दी अदर हैंड, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी आए प्राइम मिनिस्टर बन के, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करा, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। क्योंकि जो यूके था, यूएसए था, फ्रांस था, रसिया था, चाइना था, वो सब बोल रहे थे कि हमारे पास ही केवल न्यूक्लियर वेपन रहना चाहिए, बाकी कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन की टेस्ट नहीं करेगा या फिर नहीं रखेगा। इंडिया को भी अपनी सिक्योरिटी की चिंता थी, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन था। तो इंडिया ने बोला कि अपनी सिक्योरिटी के लिए मैं तो न्यूक्लियर वेपन रखूंगी ही रखूंगी। ठीक है, तो इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने न्यूक्लियर वेपन की टेस्ट करवाई और इंडिया के पास ही रखा, और ये भी पॉलिसी बनाई कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा तो ही हम करेंगे, और हम किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट पे न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे। विच मीन्स अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो हम उस राष्ट्र के ऊपर न्यूक्लियर वेपन की यूज़ नहीं करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप।
हम न्यूक्लियर वेपन रखते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं। नेक्स्ट इज मिलिट्री। मिलिट्री इज बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। इट शुड हैव मॉडर्न वेपन स्किल्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नीड टू बी एडेड, क्योंकि हम आज जो भी कर रहे हैं, हम अच्छे से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इंडिया के बीच घूम रहे हैं, दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सोल्जर्स। उनको अच्छे टेक्नोलॉजी देना, अच्छे अच्छे वेपन्स देना, उनको अच्छे से रखना हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज विद सोल्जर्स ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो मैटर। ये भी मैंने बोला था पहले कि दूसरे कंट्री के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, हम अपनी टेक्नोलॉजी स्किल्स उनको देंगे, वो स्किल्स और टेक्नोलॉजी हमको देंगे, दैट इज मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। Countries like France, USA are important. Russia is also very important for making our military strong. तो अपनी मिलिट्री जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए हम फॉरेन पॉलिसी में भी इसको ध्यान में रखते हैं और फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशन, WTO, ASEAN, UO, SAARC, International Court of Justice. All these organization and their decisions also determine Indian foreign policy. अगर यूएन में या फिर यूनाइटेड नेशन में कुछ ऐसी बात हो गई जिससे कि इंडिया को अफेक्ट होगा, तो उसको भी मद्देनजर रख के इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है। सिटीजन्स ऑफ नेशन, इंडियस पीपल आर लिविंग इन मेनी कंट्रीज। हमारे देश के जो लोग हैं वो बहुत सारे कंट्रीज में रहते हैं, ठीक है। सो इंडियस डायस्पोरा ऑल्सो अफेक्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। डायस्पोरा में फॉरेन कंट्री में जो इंडिया के लोग रहते हैं उनको इंडियन डायस्पोरा बोला जाता है। तो इंडियस डायस्पोरा ऑल्सो अफेक्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी बिकॉज वी केयर फॉर आवर पीपल। क्योंकि हम अपने लोगों की, जो हमारे लोग हैं इंडिया के जो बाहर रहते हैं, हम उनकी केयर करते हैं, दैट्स वाई उनको भी हम नज़र में रख के इंडियन फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। कंट्रीज मेन गोल इज टू फुलफिल नीड्स ऑफ सिटीजन। कंट्री की मेन एम क्या है, जो सिटीजन है, हमने क्यों कंट्री बनाई, ताकि हम जो लोग हैं वो अच्छे से रहें, सबकी नीड फुलफिल हो, दैट्स वाई। तो हमारी कंट्री की जो नीड है वो कैसे फुलफिल हो, क्या हम मेरे सिटीजन क्या चाहते हैं, उसको नज़र में रख के फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। ओपिनियन ऑफ सिटीजन ऑल्सो मैटर द मोस्ट। जो लोग हैं उनके ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे कि अभी आप देख लीजिए मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप चल रही है, उसमें क्या हुआ कि मालदीव्स ने चाइना को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और इंडिया को उसने इग्नोर करा। इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मालदीव्स को, लेकिन ना वजह मालदीव्स ने इंडिया को इग्नोर करा, इंडिया आउट नामक एक कैंपेन चलाई, दैट्स वाई इंडिया के लोग बहुत ही खफा हो गए, इसीलिए मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप चला, ठीक है। तो लोगों ने क्या बोला, मालदीव्स आउट, ठीक है, लोगों ने मालदीव्स जाना बंद कर दिया। एंड सिचुएशन तो ऐसी आ गई कि मालदीव्स की इकोनॉमी ही हिल गई, ठीक है। तो इसलिए जो लोग हैं, जो सिटीजन है हमारे इंडिया के, उनके ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। तो अभी हमने जितनी भी सारे पॉइंट्स पढ़ी वो थे सब डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, विच में सारी चीज़ों को नज़र में रख के फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।